नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अगला क्लास देखेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग जरूर देखिए। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि क्लास को आप लोग अंत तक और पूरा देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। वन एवं उसके प्रकार। भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन-कौन से हैं ये? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती या पतझड़ वन, कटीले वन जो जिनको मरुस्थलीय वन भी कहा जाता है, पर्वतीय वन, ये शंकुधारी वन भी होते हैं और मैंग्रोव वन। ये 5 प्रकार के मुख्य रूप से वन पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और आर्द्र सदाबहार वन। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। यहाँ के पेड़ बहुत घने और ऊंचे होते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं। वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर? आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, पाम इत्यादि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में, उत्तर पूर्व भारत में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में सदाबहार वन पाए जाते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या इसी को मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह भारत में सबसे व्यापक रूप से फैला हुआ है। 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। शुष्क ग्रीष्म काल में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। वृक्ष कौन कौन से होते हैं इसमें? सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन इत्यादि वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है आर्द्र पर्णपाती वन, एक है शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन वहां पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सागौन वृक्ष आर्द्र पर्णपाती वन की वृक्ष की प्रधानता है, मतलब सागौन वृक्ष यहाँ प्रमुखता से पाए जाते हैं। और कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल, शीशम, महुआ, चंदन, आंवला ये सब पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में बेल, खैर, तेंदू, पलाश, अमलतास वृक्ष पाए जाते हैं। रेड सैंडर्स जिसे रक्त चंदन कहते हैं शुष्क पर्णपाती वन में ही पाए जाते हैं। ऐसे ही वन में पाया जाता है। यह आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलम पहाड़ियों में पाई जाती है। रेड चंदन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त चंदन कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? पालकोंडा व शेषाचलम पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती वन और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये यूपी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और तमिलनाडु क्षेत्रों में पाया जाता है। तीसरा है मरुस्थलीय वन जिसे कांटेदार वन भी कहा जाता है। जहाँ पे वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वहाँ पे मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। विस्तार इसका कहाँ-कहाँ है? राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में इसका विस्तार है। वृक्ष कौन-कौन से पाए जाते हैं मरुस्थलीय वन में, कांटेदार में? बबूल, बेर, खजूर, कैक्टस और खेजड़ी। खेजड़ी यहाँ का प्रमुख वृक्ष है। खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है क्योंकि ये अपने अंदर पानी को बहुत ज्यादा सोख के रखती है। इसको काटने से क्या होता है? इसमें पानी निकलता है, उससे लोग अपनी प्यास भी बुझा सकते हैं। मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? देखते हैं डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए डेल्टाई वन भी कहा जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा डेल्टा तथा गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों में ये पाया जाता है। मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टाई क्षेत्र है, महानदी कृष्णा का डेल्टाई क्षेत्र और गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वन ज्यादा पाए जाते हैं। ये खारे पानी में पनपते हैं। मैंग्रोव वन जहाँ नदी और समुद्र के जल मिलते हैं वहां पे ये मैंग्रोव वन पनपते हैं, मतलब खारे पानी में पनपते हैं और इन्हें सुंदरी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? सुंदरी वन कहते हैं। यहाँ और कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? मैंग्रोव वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, केवड़ा वृक्ष पाया जाता है और बेंदी वृक्ष यहाँ पे पाया जाता है। पांचवा है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन अधिकतर हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं। 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं और 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष यहाँ के हैं भोजपत्र वृक्ष, चीड़, स्प्रूस, देवदार, चेस्टनट, ओक और फर वृक्ष पाए जाते हैं। कुछ और तथ्य देखते हैं। जो भोजपत्र होता है, जो पर्वतीय वन पाए जाते हैं, ये भोजपत्र के वृक्ष की सफेद छाल प्राचीन समय में ग्रंथ लिखने में उपयोग होता था। तो किस किस वृक्ष का छाल ग्रंथ लिखने के उपयोग होता है? भोजपत्र का वृक्ष का। खैर वृक्ष जो होता है इससे कत्था प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? पान में जो कत्था लगाया जाता है वही कत्था खैर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है।
फिर है पलाश वृक्ष, इसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। ये बहुत खूबसूरत फूल होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से जाना जाता है। यूपी का राजकीय पुष्प भी है, उत्तर प्रदेश का पलाश राजकीय पुष्प भी है। इसे जंगल की आग भी कहा जाता है, ये बहुत आकर्षक होता है, इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। फर्न, इस पौधे में ना तो फूल होते हैं और ना ही बीज होते हैं। ऐसा कौन सा पौधा होता है जो ना तो उसमें फूल होते हैं और ना ही बीज होते हैं, तो कौन सा है, फर्न है। तेंदू वृक्ष, इसकी पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि बीड़ी किसकी पत्तियों से, किस वृक्ष की पत्तियों से बनाया जाता है, तो तेंदू वृक्ष के पत्तियों से बनाया जाता है। फिर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। किस किस क्षेत्र में, भूमध्य रेखा के निकट 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा वायोम है। इसी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही अमेजन वर्षा वन पाया जाता है। अमेजन वर्षा वन पाया जाता है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सबसे ज्यादा फैलाव इसका ब्राजील देश में है। किस देश में है, ब्राजील देश में है। अमेजन वर्षा वन अमेजन नदी के किनारे किनारे पाया जाता है और इस अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि पृथ्वी की लगभग 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वन से आती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं, इसलिए अमेजन वर्षा वन कहा जाता है, क्योंकि इसी क्षेत्र से अमेजन नदी गुजरती है और अमेजन नदी दुनिया की अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। ये कहाँ निकलती है, एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। मुख्य रूप से ब्राजील देश में ये प्रवाहित होती है। यहाँ पूरे वर्ष वर्षा होती है। जो भूमध्य रेखीय वर्षा वन है या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, यहाँ पूरे वर्ष वर्षा होती है। यहाँ के जो वृक्ष होते हैं बहुत सघन सघन होते हैं, बहुत मोटे होते हैं और चौड़ी पत्तियों वाले होते हैं। यही कारण है कि अमेजन वर्षा वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो वृक्ष पाए जाते हैं वहाँ इतने घने होते हैं कि सूर्य की रोशनी भी धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। आगे देखते हैं, जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहाँ क्या होता है, किसी पेड़ को काटे बिना, किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को ही जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहते हैं। मतलब अगर किसी पेड़ को हम काटे नहीं और उसी पेड़ को पुल का रूप दे दिया जाए तो इसे जीवित पुल कहा जाता है। जीवित पुल कहाँ ज्यादातर पाए जाते हैं अपने देश में, मेघालय राज्य में कई प्रकार के जीवित पुल हैं। इस क्षेत्र में रबर ट्री नामक वृक्ष पाया जाता है। यही रबर ट्री जो वृक्ष पाया जाता है इसी से क्या हो, जीवित पुल बना दिया जाता है, क्योंकि ये काफी लचीले होते हैं। ये इनकी शाखाओं से ही जड़ निकल जाता है, वो जड़ें धरातल को छू जाती हैं जिसके कारण ये जीवित पुल बन जाता है। आगे देखते हैं एक तथ्य और, एल्युमिनियम को पर्यावरण हितैषी होने के कारण हरी धातु कहा जाता है। एल्युमिनियम जो है ये पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचाता है या ना के बराबर, इसीलिए इसको हरी धातु कहा जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल है, इसीलिए हरी धातु कहा जाता है इसे। जैसे अगर लोहा हो, लोहा अगर खुले में पड़ा रहे तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा, वो पर्यावरण के लिए नुकसान होगा, लेकिन एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। आगे है राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति पहली बार कब आया, 1952 में आया। देश के कुल क्षेत्रफल में इसमें बताया गया कि देश के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग अर्थात 33% भाग पर वन होने चाहिए। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 भाग पर वन होने चाहिए ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन नीति एक आई कब, 1988 में। उद्देश्य क्या था, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना, वन क्षेत्र में वृद्धि करना, जन भागीदारी सुनिश्चित करना, ग्रामीण जरूरतों को पूरा करना, संरक्षण सर्वोपरि। इस राष्ट्रीय वन नीति 1988 के उद्देश्य थे। इसका लक्ष्य था कि 33% हिस्से पर, भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 33% हिस्से पर वन होने चाहिए। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है, देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में है। वन संपदा से संबंधित भारतीय प्रयास, क्या क्या प्रयास हैं भारत के, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को आया। कब आया, 9 सितंबर 1972 को आया, सन याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार, रक्षा एवं संरक्षण के लिए आया था। कुल इसमें 66 धाराएं हैं जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है।
वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में आया। याद रखिएगा, सन याद रखिएगा क्योंकि क्रम मिलाने के लिए कई बार एग्जाम में पूछा है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो एनजीबीपी सॉरी एनबीपीजीआर की स्थापना कब हुई? 1976 में हुई। कहाँ पे? नई दिल्ली में। एनबीपीजीआर का फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, मतलब राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। इसकी स्थापना 1976 में नई दिल्ली में की गई थी। आगे है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। यह एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है। कैसा है? सांविधिक सलाहकारी निकाय है। पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत इस बोर्ड की स्थापना की गई। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब आया? 1960 में आया और इसी अधिनियम के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। और ये कब की गई? 1960 में किया गया। फिर है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? ये 1974 में आया। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1981 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में आया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में हुई। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 में हाथी संरक्षण के लिए आया था। लाल पांडा परियोजना कब आया? 1996 में आया। हंगुल परियोजना 1970 में आया। गिर सिंह परियोजना मतलब शेर को बचाने के लिए 1972 में आया। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में आया। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। गैंडा परियोजना 1987 में। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2001 में। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में। प्रोजेक्ट चीता 2022 में आया। आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 20 फरवरी 2009 को हुई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसकी स्थापना हुई थी और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कब स्थापना हुई? 20 फरवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई। जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में आया। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। अपना वन और अपना धन योजना किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का है। मुख्यमंत्री वन जन योजना ये झारखंड राज्य ने शुरू किया। कब? 15 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई। ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2014 में की गई। अरावली ग्रीन वॉल पहल अरावली क्षेत्र के 6.31 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वन बहाली का कार्यक्रम है। ये शुभारंभ कब किया है? 2023 में। हरियाणा के टिकली गांव से इसकी शुरुआत की गई। विस्तार दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक किया गया है। उद्देश्य क्या है? थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को रोकना इसका उद्देश्य है। जैव विविधता को बढ़ावा देना तथा भूजल पुनर्भरण इसके 3 उद्देश्य हैं। आगे है वन अधिकार अधिनियम 2006 FRA का फुल फॉर्म है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया। कब आया? फॉरेस्ट राइट एक्ट कब आया? 2006 में आया। वन निवासी समुदायों को वनों के सतत प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार देना इसका उद्देश्य है। फिर है एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू हुआ है। 2024 में इसकी शुरुआत हुई। जन भागीदारी से वृक्षारोपण का विशेष अभियान है ये। बजट 2024-25-26 में जो अभी हाल ही में आया फरवरी में, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए 3,413 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? 3,413 करोड़ रुपए का। पिछले वर्ष की तुलना में 9% अधिक है। तो यह आंकड़ा याद रखिएगा, लेखपाल में यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है करंट के हिसाब से। अगला है एक पेड़ माँ के नाम 2.0 5 जून 2025 को इसको शुरू किया गया। 5 जून को क्या पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उसी दिन एक पेड़ माँ के नाम 2.0 शुरू किया किसके द्वारा? पीएम मोदी द्वारा। फिर है मिष्टी योजना। तो ये तटीय मैंग्रोव वनों के संरक्षण के लिए ये योजना की शुरुआत किया गया है। जो तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए मिष्टी योजना शुरू किया गया। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। कब हुई? 1906 में हुई। कहाँ पे? देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून में हुई। कब हुई? 1906 में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र
कहाँ पे है? झांसी यूपी में है। स्थापना 1988 में हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई के रूप में इसकी स्थापना की गई है। अगला है भारत भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कहाँ पे है? कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। तो आशा करता हूँ कि पर्यावरण पारिस्थितिकी क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितने लोग भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो लेखपाल ही नहीं, पीसीएस एग्जाम या और भी जितने आने वाले एग्जाम है, सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।